तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर के बारे में, ठीक है? कि इलास्टिसिटी क्या होती है एंड साथ-साथ में ये भी डिस्कस करेंगे भैया कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है एंड उनके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड एक चीज़ और इससे पहले हम लोगों ने डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस कर लिया है, डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है एंड कंप्लीटली मैथमेटिकल फिजिक्स जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भैया, आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है? एंड आज के इस लेक्चर की बात करें तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इलास्टिसिटी से, ठीक है? एंड इलास्टिसिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आपने 11th क्लास में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, है ना? तो चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप पूरी लेक्चर देखना अच्छे से, ठीक है? एंड उसके बाद कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन आपके पास में ये है कि ये क्वेश्चन है आपके पास में, समझ लो कि ये होमवर्क है आपका, आज पहले ही होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है? होमवर्क ये है कि स्ट्रेस मतलब एक स्टेटमेंट है, स्ट्रेस लीड्स टू स्ट्रेन या फिर अ, और स्ट्रेन लीड्स टू स्ट्रेस, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है? जिसको भैया आप पूरी लेक्चर देखना अच्छे से, ठीक है? जो आपको समझ में आएगा उसके बाद आप कमेंट करना, मतलब समझ के कमेंट करना, ये नहीं कि तुक्का बैठा दे कोई सा भी, कुछ भी नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है? पूरी लेक्चर अच्छे से एक बारी देखना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन-सा वाला स्टेटमेंट सही है, कौन-सा वाला रॉन्ग है, ठीक है? तो वो काम आपका है, आप अच्छे से देखना लेक्चर को, उसके बाद कमेंट करना एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो टॉपिक रहेगी हमारी इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग समझेंगे थोड़ा-सा कह सकते हो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ये इसके बारे में तो आपको याद होगा। रिजिड बॉडी डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बाद जब हमने स्टार्ट करा था डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, तभी हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था कि डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी का मतलब एक सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है? और एक ऐसी बॉडी होती है भैया जिसके ऊपर फोर्स लगाओ तो उसके पार्टिकल्स इधर-उधर नहीं भागते हैं, है ना? उसके पार्टिकल्स जब कोई भी रिजिड बॉडी जब किसी मोशन के फॉर्मेट में रहती है, चाहे वो ट्रांसलेशन मोशन करती है, चाहे वो रोटेशनल मोशन करती है, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते थे, वो एक रिजिड बॉडी है। उसके बाद हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कैलकुलेट करते थे, ठीक है? कैलकुलेट भी किया था हमने, ठीक है? अब रिजिड बॉडी के बाद अगली जो टर्म आती है, जिसको कहते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी, ये इस चैप्टर की पहली टॉपिक है, ठीक है? इलास्टिसिटी चैप्टर की ना ये पहली टॉपिक है, परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है? क्योंकि यहीं से आपका जो इलास्टिसिटी है, यहीं से टर्म जनरेट होता है। अब अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करना हो तो ये क्या होता है, तो सपोज करो आपके पास में एक बॉडी है, ठीक है? सपोज आपके पास में एक कोई बॉडी है एंड इस बॉडी के अंदर मतलब कुछ बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनता है। कोई भी बॉडी होती है तो बहुत सारे एटम या फिर पार्टिकल से मिलके बनता है, छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलने के बाद एक बॉडी तैयार होती है। तो सपोज आपके पास में एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है? ये ना एक सॉलिड बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो एटम्स वगैरह होंगे या फिर जो भी पार्टिकल्स होंगे, तो हम सपोज करते हैं इधर पे एक पार्टिकल है एंड इधर पे एक पार्टिकल है, ठीक है? पार्टिकल ए एंड बी एंड ये एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड है, ठीक है? पार्टिकल ए एंड बी एक दूसरे के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड बॉडी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके अंदर एंड उसकी वजह से ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि अगर हम इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आप सोच के बताओ क्या होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है जब इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई होगा तो ये बॉडी दबेगी, है ना? ये बॉडी क्या करेगी? दबेगी एंड इसका जो शेप होगा वो चेंज कर जाएगा, ठीक है? एंड ऐसी कोई भी बॉडी, ठीक है? तो ऐसी कोई भी बॉडी देखो, अब कोई-सा भी बॉडी हो चाहे वो सॉलिड बॉडी या हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे किसी भी शेप का हो, तो फिलहाल हमको रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस करना है तो हम एक सॉलिड बॉडी कंसीडर करके चल रहे हैं एंड सॉलिड बॉडी के ऊपर हम एक फ़ोर्स अप्लाई करके देखते हैं, तो फ़ोर्स अप्लाई करने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि इसके जो पार्टिकल्स हमने इसके अंदर बिछाए हैं, इनके पार्टिकल पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े? मतलब बाहर से फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हो,
ये फ़ोर्स अप्लाई करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कोई सा भी कितना भी सॉलिड पार्टिकल क्यों ना हो, थोड़ा-सा तो उसपे इफ़ेक्ट आता ही है। तो क्या इसके जो अंदर पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में जो भी सेपरेशन है, पार्टिकल के बीच में जो भी डिस्टेंस वगैरह है, ये जो भी डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो जिस चीज़ में ऐसा पॉसिबल होता है ना, उसको बोलते हैं ना वो परफेक्टली रिजिड बॉडी है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ को या फिर ऐसे बॉडीज़ को ना बोलते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी है, कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स कितना भी अप्लाई कर लो, इसके अंदर के पार्टिकल्स के डिस्टेंस वगैरह पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके पार्टिकल जहाँ पे थे ना, वैसे ही टिके पड़ेंगे, ठीक है? वैसे ही टिके रहेंगे, तो ऐसे बॉडीज़ को बोला जाता है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी है। मतलब कोई सी भी एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई करते हो, तो उनके अंदर के पार्टिकल्स पे मतलब उनका शेप चेंज होने के बाद भी उनके अंदर के पार्टिकल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बॉडीज़ को बोलते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो कहा जाता है कि दोज़ बॉडीज़ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दोज़ बॉडीज़ रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है? दैट आर कॉल्ड परफेक्टली रिजिड बॉडी एंड ऐसे चीज़ में एक चीज़ और परफेक्टली रिजिड बॉडी का कहने के लिए तो ये कह सकते हो। अभी तो हमने ये जाना कि ये ऐसी बॉडीज़ को परफेक्टली रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है? बट इस पूरी दुनिया में ना कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब इस पूरी दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी एक्चुअल में होती ही नहीं है। इस रियल वर्ल्ड में ना परफेक्टली रिजिड बॉडी है ही नहीं। ठीक है? मतलब जो ये थियरी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में, एक्चुअली ये थियरी तो सही है, ठीक है? बट वैसा कोई बॉडी हमारे पास में है नहीं। तो ऐसी जब कोई बॉडी हमारे पास में नहीं रहती है ना, तो कहा जाता है देयर इज़ नो परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड। इस रियल वर्ल्ड में ना भैया कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। सो दिस इज डिफाइंड एज, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। एंड इसी वजह से ना इसको ना इलास्टिक बॉडी भी कहा जाता है। मतलब इस पूरी दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज़ ही प्रेज़ेंट नहीं होती है एंड उसको एक दूसरे टर्म में कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। मतलब इसका दूसरा जो नाम होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी का, उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी एंड यहीं से ये टर्म जनरेट होता है आपकी इलास्टिसिटी, जो आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है? मतलब इसी इलास्टिक बॉडी से ही आपके इलास्टिसिटी टर्म का नाम जनरेट होता है कि व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी। ठीक है? कि अब तो इलास्टिक बॉडी के बारे में समझ के लिया कि इलास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करो तो उसके अंदर के पार्टिकल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ठीक है? मतलब बॉडी डिफ़ॉर्म तो होती है बट उसके अंदर के पार्टिकल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, उसको परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलते हैं एंड या फिर इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, बट ऐसी कोई भी बॉडी इस पूरी दुनिया में प्रेज़ेंट नहीं है। कहने के लिए एक बॉडी है क्वार्ट्ज़ नाम की। क्वार्ट्ज नाम की ना एक बॉडी है, कहने के लिए कहा जाता है कि ये एक रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी या फिर इलास्टिक बॉडी है, बट दिखती नहीं है, कहीं पे मिलती नहीं है। ठीक है? तो एज़्यूम करने के लिए आप इसको एज़्यूम कर सकते हो क्वार्ट्ज नाम का एक सबस्टेंस है, जिसको परफेक्टली रिजिड बॉडी या फिर इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। इसको बस एज़्यूम करा जाता है, बट ऐसा कोई भी रियल वर्ल्ड में कोई सबस्टेंस प्रेज़ेंट नहीं है। ठीक है? अब डिस्कस करें कि अब इलास्टिसिटी क्या होती है, तो इलास्टिसिटी का मतलब ये है, अब देखो, अब यहीं से जब इलास्टिसिटी टर्म जनरेट होता है, तो इलास्टिसिटी को कहा जाता है कि ऐसी कोई भी सबस्टेंस या फिर ऐसा कोई सा भी सबस्टेंस, ठीक है? ऐसा कोई सा भी सबस्टेंस जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो एंड वो बॉडी अपने पुराने शेप, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी डिफ़ॉर्म हो जाएगी, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, मतलब डिफ़ॉर्म होने का मतलब बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा एंड जब बॉडी का शेप चेंज होगा भैया, तो सीधी-सीधी बात है टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी तो शेप बनाएगा ही, ठीक है? दूसरी बात, जैसे ही वो एक्सटर्नल फ़ोर्स हटाते हो, जो भी आपने फ़ोर्स अप्लाई करा था, वो एक्सटर्नल फ़ोर्स जैसे ही आप हटाओगे ना, वो बॉडी क्या करेगी, अपनी उसी शेप में वापस आ जाती है। इस पूरे चीज़ को कहा जाता है, मतलब ये जिस बॉडीज़ में होता है, उनको इलास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस को इलास्टिसिटी बोला जाता है कि जब किसी भी बॉडी पे आप कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई करते हो, तो बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात, बॉडी का शेप चेंज होने के बाद जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, वो अपनी पुरानी शेप में वापस रिकवर कर जाता है। ऐसी बॉडीज़ को, ऐसी टर्म्स को इलास्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है? ऐसे फिनोमेना को इलास्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है? तो अब इस इलास्टिसिटी में आपको ना 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है?
इस इलास्टिसिटी के अंदर भैया आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको, फर्स्टली मिलेगा डिफॉर्मिंग फ़ोर्स, डिफॉर्मिंग फ़ोर्स एंड सेकंड आपको मिलेगा रीस्टोरिंग फ़ोर्स, रीस्टोरिंग फ़ोर्स। ठीक है? क्योंकि देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी का शेप चेंज हो जाता है एंड जैसे ही एक्सटर्नल फ़ोर्स हटाते हो तो भैया वो वापस अपने उसी शेप में रिकवर हो जाता है। ऐसी बॉडीज़ को आप बोलते हो इलास्टिसिटी। ठीक है? उसको इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक? मतलब उस टर्म को उस फिनोमेना को बोलते हैं इलास्टिसिटी। एंड ऐसे एग्ज़ाम्पल्स में जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे आप स्टील एंड रबर देखो, स्टील एंड रबर कौन-सा ज़्यादा मोर इलास्टिक है? स्टील एंड रबर के अंदर कौन ज़्यादा मोर इलास्टिक होता है? तो आपके ख़्याल में कौन-सा होता है? फर्स्टली तो एक तुरंत अगर जवाब देना हो, अगर जो पहले-पहले बार देखता है, तो उसको लगता है कि भैया रबर और स्टील है, तो ये इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो अपनी शेप में आ जाए। मतलब जब एक्सटर्नल फ़ोर्स हटाते हैं, तो भैया जो बॉडीज़ अपनी शेप में आ जाए, उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है? तो जो बॉडी ना पहले अपने शेप में एंड अच्छे तरीके से अपने उसी फ़ॉर्म में वापस आती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये होता है एक्चुअली में। जो भी बॉडी एक्सटर्नल फ़ोर्स हटाने के बाद अपनी पुरानी शेप में जल्दी से एंड अच्छे तरीके से वापस आती है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। रबर एंड स्टील के केस में देखा जाए, एक एग्ज़ाम्पल बोल सकते हो कि अगर इन दोनों का केस देखा जाए तो रबर एंड स्टील दोनों में अगर कभी पूछा जाए कि मोर इलास्टिक कौन है भैया, तो ज़्यादा इलास्टिक होता है आपका स्टील। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है एंड रबर ना कम इलास्टिक होता है। ठीक है? मतलब रबर की इलास्टिसिटी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टील। स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है? एंड ये चीज़ आप समझ पाओगे जब आप यंग्स मॉडुलस वगैरह पढ़ोगे। ठीक है? यंग इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस पढ़ोगे उसमें ये चीज़ें अच्छे से मतलब इनका वैल्यूज़ निकाल के समझाया जाता है। ठीक है? इनकी इलास्टिसिटी निकाल के बताई जाती है। ठीक है? तो ये होता है, तो इधर अगर आप एग्ज़ाम्पल लो, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टील एंड रबर के अंदर कौन ज़्यादा इलास्टिसिटी है, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है? तो भैया स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से रिकवर कर पाता है अपनी शेप को और अच्छे तरीके से कर पाता है। बट रबर के केस में वो अपना शेप अच्छे से तो नहीं कह सकते हो, मतलब थोड़ा-सा देर से वो अपनी शेप को रिकवर करता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो उसको बोला जाता है जिसकी इलास्टिसिटी या फिर जो अपनी शेप को जल्दी से कवर कर ले एंड अच्छे तरीके से, वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है? तो स्टील आपका ज़्यादा इलास्टिसिटी रखता है विद कंपेयर टू रबर। एंड आगे जब हम इलास्टिसिटी में चलते हैं तो जो देखो, एक तो होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मिंग आता है, ठीक है? तो उसके अंदर आपको 2 फोर्स देखने को मिलते हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अब ये डिफॉर्मिंग एंड रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया? तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है? जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था, सपोज़ यही ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के ये पार्टिकल्स होंगे, ठीक है? ए एंड बी, ये एटम्स ले लो, पार्टिकल्स या एटम्स है, एटम्स ले लो कि ए पर कोई एटम है, बी पर कोई एटम है, दोनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करा गया है एंड जैसे आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है? इस बॉडी के ऊपर आप बाहर से भैया कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है? आप बाहर से इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, तो ज़ाहिर-सी बात है बॉडी है ना? तो उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज करेगा, ठीक है? तो इसका शेप चेंज करेगा तो कुछ इस तरीके से शेप बनेगा, मतलब पहले जो शेप होगा वो उसके थोड़ा-सा दबेगा जो भी होगा तो शेप उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जब शेप चेंज होगा तो थोड़ा छोटे साइज़ में आएगा एंड उसके अंदर के पार्टिकल जैसे थे वैसे ही टिके रहेंगे, ठीक है? तो इलास्टिसिटी में तो यही करना होता है। तो जब बाहर से कोई फ़ोर्स अप्लाई करो एंड इसका जब बॉडी डिफ़ॉर्म होता है, ठीक है? बाहर से जब फ़ोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में था उसका जब शेप डिफ़ॉर्म हो जाता है, शेप बिगड़ जाता है तो उसको बोला जाता है, उस फ़ोर्स को बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स। इस फ़ोर्स को बोलोगे डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स, मतलब जो फ़ोर्स अप्लाई करने की वज़ह से, ठीक है, आपके बॉडी का शेप चेंज हो गया, उसको बोला जाता है वो डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स होता है, ठीक है? एंड इसी डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स को ही कहा जाता है स्ट्रेन। इस डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स को ना स्ट्रेन कहा जाता है, कि स्ट्रेन अप्लाई करने की वज़ह से मतलब कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई करते हो एंड बॉडी डिफ़ॉर्म हो जाती है, तो उस प्रोसेस को स्ट्रेन कहा जाता है।
बॉडी के डिफ़ॉर्म होने की वजह से जो मतलब डिफ़ॉर्म करने के लिए जो फ़ोर्स देती हो ना डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स, उसी को स्ट्रेन बोला जाता है। तो फर्स्टली आप क्या करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे जब आपको एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी डिफ़ॉर्म होती है, उस चीज़ को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। एंड जैसे ही बॉडी डिफ़ॉर्म होती है तो बॉडी के अंदर ना एक ऐसा कह सकते हो कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास में पहले से मतलब उसके पास में जैसे ये डिफ़ॉर्मिंग होता है तो उसके पास में एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको रिस्टोरिंग फ़ोर्स कहते हैं, ठीक है? मतलब जिसको रिस्टोरिंग फ़ोर्स बोलते हैं मतलब रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी बॉडी में क्या होता है कि वो जैसे ये फ़ोर्स हटाते हो तो वो अपनी शेप में वापस आना चाहता है। तो अपनी शेप में वापस कैसे आएगा? ये तो अब तो दब गया है, तो अपनी शेप में वापस आने के लिए इसको स्ट्रेच होना पड़ेगा, है ना? ये अपनी शेप में तभी आ पाएगा जब इसको स्ट्रेच करोगे। यानी स्ट्रेच कब होगा? जब इसके अंदर से कोई फ़ोर्स इसको बाहर की तरफ धकेले। तो इसके अंदर एक फ़ोर्स होता है जिसको आप बोलते हो रिस्टोरिंग फ़ोर्स। ठीक है? जिसको आप नाम देते हो भैया सिंपल सा वो क्या होता है वो रीस्टोरिंग फ़ोर्स होता है, ठीक है? तो अंदर एक रीस्टोरिंग फ़ोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट को इधर धकेलेगा एंड रीस्टोरिंग फ़ोर्स इस वाले पार्टिकल को इधर धकेलेगा। तो ये बॉडी क्या करेगी आपकी स्ट्रेच करेगी एंड जैसी बॉडी स्ट्रेच करेगी भैया ये फिर से अपनी शेप में वापस आ जाएगा। तो जो रीस्टोरिंग फ़ोर्स होता है उस रीस्टोरिंग फ़ोर्स को बोला जाता है भैया स्ट्रेस। ठीक है? स्ट्रेच करने का मतलब स्ट्रेस। तो जब बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फ़ोर्स उस ऑब्जेक्ट को उसके पुराने शेप में वापस लेके आता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है वो स्ट्रेस होता है। ठीक है? तो आई थिंक अब समझ गए होंगे कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस क्या होता है? कि स्ट्रेन का मतलब जब भी कोई बॉडी पे आप फ़ोर्स अप्लाई करते हो एंड बॉडी का शेप चेंज होता है, तो शेप चेंज करने के लिए जो आपने फ़ोर्स अप्लाई करा था भैया उसको बोला जाता है स्ट्रेन एंड जैसे स्ट्रेन अप्लाइड होता है तो बॉडी के अंदर एक मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जो उस ऑब्जेक्ट को उसके शेप में वापस लेके आना चाहता है एंड उस चीज़ को रीस्टोरिंग फ़ोर्स बोलते हैं एंड रीस्टोरिंग फ़ोर्स को दूसरे लैंग्वेज में स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है? एंड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थिंग कि जब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम पे चलेगी, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? जब ये बॉडी ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन का होने का मतलब कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे, वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। उसको बोला जाता है ना, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है कि जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगी, तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा और जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो यह दोनों की वैल्यू ना बराबर होती है। मतलब अगर आप 10 न्यूटन का फ़ोर्स लगा के इसको दबा रहे हो, तो 10 न्यूटन का फ़ोर्स लगेगा तभी तो वापस आएगा, क्योंकि वापस भी तो आना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो एक्सटर्नल फ़ोर्स होता है, वो रीस्टोरिंग फ़ोर्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बॉडी पे 10 न्यूटन का फ़ोर्स लगा के उसको आप दबा रहे हो, तो उसको वापस अपनी शेप पाने के लिए 10 न्यूटन का फ़ोर्स अंदर से स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल फ़ोर्स एंड रीस्टोरिंग फ़ोर्स। तो एक्सटर्नल फ़ोर्स जो आप अप्लाई करते हो जिससे बॉडी डिफ़ॉर्म होती है, उसको डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स या स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है? एंड अंदर से जो बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए रीस्टोरिंग फ़ोर्स जनरेट होता है, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? तो आई थिंक आपका क्वेश्चन जो था आप समझ गए होंगे, उसको कमेंट करना, ठीक है? आंसर एंड इसको नोट कर लेना चाहो तो। तो अगली जो टर्म हमारे पास में आती है, उसका जो अगला हेडिंग रहेगा हमारा, वो है स्ट्रेस। इसको नोट करो तो फिर आगे डिस्कस करते हैं भैया, स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है? एंड एक चीज़ और ये जो डेफिनिशंस वगैरह है ना, जिन चीज़ों का डेफिनिशन देखो डेफिनिशंस वगैरह तो एग्ज़ाम में तो अभी बहुत कम आने लगे हैं, ठीक है? आएँगे तो न्यूमेरिकल्स आएँगे, ठीक है? न्यूमेरिकल के अलावा कह सकते हो थियरीज़ तो बहुत कम आती है, तो डेरिवेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है? एंड ऑल्दो इस टाइम तो एमसीक्यू हो गया है, तो भैया एमसीक्यू क्वेश्चन्स आने वाले हैं। तो जिनका सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव के लिए भी काम करेगा, सब्जेक्टिव वालों को नोट्स चाहिए भैया, तो आप बुक आपके पास तो होगी ही, तो बुक से आप देख के अपना अच्छे से प्रिपरेशन नोट्स तैयार कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, ठीक है? एंड जिनका एमसीक्यू है तो उनके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, एमसीक्यू का वीडियोज़ बना रहा हूँ। इनको नोट करना तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं स्ट्रेस के बारे में, ठीक है? चलिए, आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में, ठीक है? स्ट्रेस क्या होता है समझ गए हो कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को बोला जाता है स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे द रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स inside the body it per unit area it per unit area is called stress,
ठीक है। स्ट्रेस जो होता है भैया वो बॉडी के अंदर पर यूनिट एरिया में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, उस रीस्टोरिंग फोर्स को बोला जाता है, वो क्या होता है, उसको स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। एंड इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो सीधी सीधी बात है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई, रीस्टोरिंग फोर्स को रिकवरिंग फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है, रिकवरिंग फोर्स, चाहे तो रीस्टोरिंग फोर्स लिखो चाहे तो रिकवरिंग फोर्स लिखो, डिवाइड बाई पर यूनिट एरिया है तो एरिया से डिवाइड मार दो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है तो पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग या रिकवरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। अगली जो बात आती है स्ट्रेस के यूनिट के बारे में कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसका डायमेंशन वगैरह बता सकते हो, तो स्ट्रेस का अगर यूनिट बताना हो तो कैसे बताओगे, तो देखो यूनिट बताने के लिए ऊपर है फोर्स नीचे एरिया, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, एंड एरिया को आप कैलकुलेट करते हो मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। एंड ऑल्दो ये एफ डिवाइड बाई ए है, एफ रीस्टोरिंग डिवाइड बाई एरिया है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया को कभी-कभी अगर कभी-कभी का याद ही होगा आपको तो उसको प्रेशर भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो फोर्स अपॉन एरिया को भैया प्रेशर भी कहा जाता है, तो इसका एक यूनिट और भी तैयार कर सकते हो, पास्कल। तो पास्कल के फॉर्मेट में भी इसका आप यूनिट लिख सकते हो भैया कि जो स्ट्रेस होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम वगैरह के केसेस में इसका यूनिट लिख सकते हो आप पास्कल के फॉर्म में, ठीक है। एंड जो फॉर्मूला होगा स्ट्रेस का भैया रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। अगली चीज इसकी डायमेंशन लिखना, तो हालांकि अब तो डायमेंशन का कोई काम वगैरह नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो फिर भी लिख देता हूँ डायमेंशन अगर लिखना हो इसका, तो इसका डायमेंशन लिखना हो तो आपके पास में फोर्स है, फोर्स का होता है ml2t-2, है ना, ml t-2, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, lt-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये होता है ml t-2 आपके फोर्स का डायमेंशन, एंड एरिया का होगा तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर का L2 हो जाएगा, एंड सिंपली कैलकुलेट करोगे तो ml-1t-2 ऊपर लेके जाओगे एक माइनस कर दोगे भैया तो ml-1t-2 ये बनेगा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो ये फोर्स का डायमेंशन, ये आपके एरिया का डायमेंशन L2, सिंपली कैलकुलेट करोगे तो ml-1t-2। अगली जो चीज आती है इसके अंदर वो है आपकी क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में इससे एक टर्म आता है कि भैया स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है। तो जो कंटिन्यू पीछे के लेक्चर्स देखता आ रहा होगा उसको आई थिंक पता होगा स्ट्रेस के बारे में, कि जब हम लोग टेंसर पढ़ रहे थे तो टेंसर के अंदर हमने स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करा था, है ना। तो भैया जो स्ट्रेस होता है ना, तो ना तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है ना तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्ट्रेस जो होता है ये टेंसर ऑफ रैंक 2 होता है, टेंसर ऑफ रैंक 2 वाली क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है भैया कैसी क्वांटिटी अगर पूछी जाए तो स्ट्रेस जो होता है टेंसर ऑफ रैंक 2 की एक क्वांटिटी होती है जो कि टेंसर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो टेंसर ये भी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, इसके बारे में एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया हमने, एंड इसके टॉपिक्स को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप जाके पीछे देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। दूसरी बात हमारी कहानी ये चल रही थी कि टेंसर कैसी क्वांटिटी होती, स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी होती है भैया, तो स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है ऑफ द रैंक 2, रैंक 2 की एक टेंसर क्वांटिटी होती है स्ट्रेस। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कौन-कौन से टाइप होते हैं, तो इनको नोट कर लो भैया, तो इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेस के कौन-कौन से टाइप होते हैं। तो नॉर्मली आपको 2 स्ट्रेस का टाइप पढ़ना होता है, ठीक है, एक होता है शियरिंग स्ट्रेस एंड एक होता है देखो एक तो शियरिंग स्ट्रेस हो गया जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस बोलते हो, एंड एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। 2 स्ट्रेस के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो पहला जो स्ट्रेस पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेस के टाइप में नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है, देखो स्ट्रेच का मतलब स्ट्रेच करना, ठीक है, स्ट्रेच का मतलब अपनी पुरानी फॉर्म में वापस रिकवर करना एंड स्ट्रेच करना, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल तो समझ सकते हो ऐसे, जैसे आप कभी-कभी मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने टेबल वगैरह रखा है एंड आप बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप टेबल से थोड़ा सा जस्ट दूर पे हो एंड आपको कोई बुक वहाँ पे रखनी है, ठीक है।
तो बुक रखने के लिए क्या कर सकते हो, आप सीधा बुक ऐसे उठाते हो, फेंक देते हो एंड सीधा बुक जाके टेबल पे गिरती है, ठीक है। जब सीधा टेबल पे गिरती है तो बुक क्या करती है, ऐसे नीचे गिरेगी, ठीक है, टेबल पे जाएगी तो नीचे गिरेगी एंड जब कोई फोर्स, ठीक है, नीचे गिरने का मतलब कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, बुक ही तुम्हारी है, बुक जाके टेबल पे गिरी, ठीक है, एंड टेबल पे गिरने का मतलब वो टेबल पे ऊपर से फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, जब भी कोई फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस लगता है भैया, उसको कहा जाता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। नॉर्मल टू द फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वो नॉर्मल फोर्स होता है। फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं भैया वो नॉर्मल फोर्स होता है। एंड सेम केस आपकी एक शियरिंग स्ट्रेस का कहानी आएगा एंड शियरिंग स्ट्रेस में आप क्या करते हो, उसी का उल्टा ले लो, कोई बुक आपको उठानी हो, ठीक है, तो बुक उठाने के लिए आप क्या करते हो, सपोज आप बेड से नहीं उतरे तो बेड पे ही पूरा लटक के आप चाहो तो बेड, देखो बेड के जस्ट पास में ही है, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल पे कोई बुक रखी है, ठीक है, इस बुक को तुमको उठाना है तो क्या करते हो आप, सपोज करो इधर आपका बेड है एंड इस पे आप बैठे हो, सोए हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको अगर आप चल के नहीं जाते हो तो आपने ये काम बहुत बारी करा होगा, आई थिंक ज्यादातर ठंडी के टाइम पे ही करते हो, रजाई से जब बाहर नहीं निकलना होता है, बुक को फेंकना होता है, यहीं से बुक उठा के फेंक दिए, बुक जाके टेबल पे गिर गई, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस उसको बोला जाता है वो नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है, एंड वो नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में भी यूज करेंगे, ठीक है। एंड सिंपली जब आप दूसरे स्ट्रेस के बारे में जानते हो, दूसरा स्ट्रेस जो होगा उसको बोला जाता है शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, शियरिंग या फिर उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये दूसरा टाइप का स्ट्रेस है। अब इसके स्ट्रेस में क्या करेंगे, देखो हमको फॉर्मूला जो होता है स्ट्रेस का वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फिलहाल हम उसके फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, साइड से खींचने के लिए, मतलब कह सकते हो कि जो उसके टेंजेंट पे फोर्स लगता है या फिर उसको आप थोड़ा सा खींचते हो ना, तो जो उस टाइम पे फोर्स लगता है उसको शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। जो जैसे सपोज करो ये सरफेस है, तो सरफेस पे टेंजेंट खींचना हो तो कैसे करते हो, इसके पास से सटाते हुए एक लाइन खींचते हो परपेंडिकुलर, है ना, तो उसको टेंजेंट नाम देते हो। वैसे एक टेंजेंशियल फोर्स भी होता है सरफेस के जस्ट ऊपर से परपेंडिकुलर। तो अगर कॉपी फेंक दी तो भैया समझ गए कि यहाँ ऊपर से फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर वगैरह, तो नॉर्मल फोर्स का काम चल रहा है। जब शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात आती है तो सपोज करो तुम इधर पे पहुंच गए, ठीक है, इधर पे लटके हुए हो, पैर तुम्हारा इस पे है एंड हाथ, एक तुम्हारा हाथ इस पे है, बुक को उठाने के लिए जा रहा है, मतलब एकदम लटके पड़े हो, बेड से नहीं उतर सकते, ऐसी कंडीशन में हो एंड ऐसी कंडीशन में क्या करते हो, एक हाथ से बुक को ऐसे खींचते हो। तो ऐसा तो करा ही, बहुत बारी करा होगा, आई थिंक करे होगे, मैंने तो करा है ये काम, है ना। तो क्या कर सकते हो कि ये बुक को जब ऐसे पकड़ के लटक के खींचो, ठीक है, एंड लटक के जब खींचते हो तो बुक आगे आएगी तो ऐसे सरक के आगे आती है, ठीक है, तो ऐसे जब खींचते हो तो बुक का कुछ तो पार्ट पीछे रह जाता है, कुछ पार्ट आगे करके सरकते हुए आगे आता है। तो उस टाइम पे जो फोर्स लगता है उसके टेंजेंट, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे पैरेलली कह सकते हो, ठीक है, जैसे ये सरफेस है तो सरफेस के ऐसे पैरेलली जो फोर्स अप्लाई होगा, खींचोगे तो फोर्स लगेगा तो उसको खींचना पड़ेगा, ठीक है, तो सरफेस के पैरेलली जो फोर्स लगाओगे भैया उसको शियरिंग या टेंजेंशियल फोर्स बोला जाता है, ठीक है, फोर्स बोला जाता है, स्ट्रेस नहीं। अब स्ट्रेस में क्या होता है सुनना, अब स्ट्रेस में कैसे लिखते हैं, अब नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब कोई नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लिखना हो तो कैसे लिखोगे, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इसको आप बोलोगे ये क्या होता है भैया, शियरिंग, नॉर्मल स्ट्रेस। एंड शियरिंग स्ट्रेस के केस में क्या बोलोगे, एंड इसमें बोलते हैं आप शियरिंग स्ट्रेस, है ना, तो टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया का मतलब टेंजेंशियल फोर्स, तो पर यूनिट एरिया पे कितना टेंजेंशियल फोर्स जनरेट हो रहा है उसको आप शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलोगे, क्योंकि स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन रिकवरिंग या फिर रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया तो वही रहने वाला है, डिवाइड जो भी आपका जिस हिसाब से नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करोगे, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस तो टेंजेंशियल, एक ही बात है, तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे, बस ये फर्क है। बाकी इसकी यूनिट वगैरह की कहानी सब कुछ वैसे ही चलेगी, यूनिट भी आपका वही रहेगा जो पीछे आया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट वगैरह डायमेंशंस वगैरह सब कुछ वही रहने वाले हैं, ठीक है, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस।
इनको नोट कर लो। फिर आगे की जो कहानी होगी वो हमारी स्ट्रेन की होगी कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, इनको नोट करिए भैया। तो स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, अब स्ट्रेन की कहानी आपको याद होगी। स्ट्रेन की कहानी हमने कहाँ से स्टार्ट करा था कि जब कोई बॉडी थी आपके पास में परफेक्टली इलास्टिक जो भी कहते हो, परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो हमने जो उस पर फोर्स अप्लाई करा था तो भैया इसकी फॉर्म, उसकी शेप जो थी वो चेंज हो गई थी, वो डिफॉर्म हो गया था। एंड इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने नाम दिया था, वो क्या होता है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कहानी भी वहीं से चलती है। द कह सकते हो द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, या फिर इसको नाम दे दो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स, विच विच डिफॉर्म द शेप ऑफ, विच डिफॉर्म द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ बॉडी। बॉडी का शेप डिफॉर्म कर देता है, खराब कर देता है, उस फोर्स को बोला जाता है स्ट्रेन। ठीक है, उस चीज को बोला जाता है स्ट्रेन। ठीक है, एंड इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो लिखा जाता है चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय टोटल कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना हो तो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, चलो चेंज इन द शेप लिख सकते हो, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कितना चेंज आया है, देखो स्ट्रेन का मतलब होता है कितना चेंज आया है एंड उसके बाद उसका टोटल कितना था। ठीक है, कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू कितना टोटल था। ठीक है, तो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल कॉन्फ़िगरेशन, ये फॉर्मूला होता है आपके स्ट्रेन का। ठीक है, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल कॉन्फ़िगरेशन। या फिर एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलना है तो ऐसा बोल सकते हो आप, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल मतलब वही टोटल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। तो उसकी मतलब ये स्ट्रेन का मतलब होता है जब फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद उसकी बॉडी में कितना चेंज आया है। ठीक है, वो लिखोगे, डिवाइड करोगे उसकी ओरिजिनल शेप क्या थी, उसकी ओरिजिनल बॉडी क्या थी, उसका जो भी कैलकुलेशन था, जो भी उसका मेजरमेंट था वो, एंड ऊपर लिखोगे उसमें चेंज कितना आया है। ठीक है, तो चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल शेप, उसको बोला जाता है स्ट्रेन, मतलब उसका ये फॉर्मूला होता है लिखने का। एंड दूसरी चीज, इसके यूनिट वगैरह की बात करूँ तो भैया देखो, चेंज इन डायमेंशन मतलब ओरिजिनल डायमेंशन, तो ऊपर भी डायमेंशन है नीचे भी डायमेंशन है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये ना डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशन लेस का मतलब ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है एंड यूनिट लेस होता है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेन। एंड इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग स्ट्रेन के टाइप के बारे में। ठीक है, चलिए स्ट्रेन के टाइप के बारे में डिस्कस करना है भैया। तो स्ट्रेन का जो टाइप होगा उसमें फर्स्टली थिंग आती है, जो फर्स्ट स्ट्रेन आता है। देखो फिलहाल तो आपको चार टाइप के स्ट्रेन पढ़ने हैं। चार टाइप के स्ट्रेन में क्या क्या है, एक आपको मिलेगा फर्स्ट जो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, फर्स्ट जो स्ट्रेन होगा हमारा उसको बोला जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। सेकेंडली जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सियरिंग स्ट्रेन के बारे में, एंड लास्ट डिस्कस करेंगे लैटरल स्ट्रेन के बारे में, एंड आज की टॉपिक फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, इन सब के बारे में। ठीक है, चलो अब अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करें तो ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जब स्ट्रेन लेंथ के हिसाब से डिसाइड करना हो। ठीक है, स्ट्रेन को जब लेंथ के हिसाब से डिसाइड करना, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ के हिसाब से। ठीक है, लेंथ के हिसाब से, ये याद रखने का एक ट्रिक समझ सकते हो कि लेंथ के हिसाब से जब आपको स्ट्रेन के बारे में बताना हो तो उसको आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जैसे आपके पास में सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इसका लेंथ है एल।
ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ है एल, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ है एल। आपने इस पे कोई फोर्स वगैरह लगाया, इसको स्ट्रेच करा, चाहे तो आप चाहो तो इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, चाहे तो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिस्कस करता है, मतलब डिपेंड करता है कौन सा वाला फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो एंड दबा भी सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो। तो सपोज आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो एंड ये बॉडी जो है आपकी, ये चेंज करके ना इधर पे पहुंच जाती है, मतलब इसमें स्ट्रेचिंग आके ये बॉडी इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। जो इसकी लेंथ थी उसमें डेल्टा एल का चेंजिंग आ गया, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लेंथ सपोज करो एल नॉट थी, ठीक है। एंड चेंज करने के बाद इस पे फोर्स अप्लाई करा आपने इसको स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया भैया, तो ये स्ट्रेच कर गया, आगे की तरफ बढ़ा। तो इसमें जो भी चेंज आया है उस चेंज को हमने नाम दिया वो डेल्टा एल, इसमें चेंज आ गया, इसकी लेंथ में डेल्टा एल चेंज आ गया। तो जब लेंथ में चेंजिंग आती है, ठीक है, लेंथ के हिसाब से स्ट्रेन बताना हो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया एंड उसकी लेंथ में चेंज आ गई, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड लिखने के लिए द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे भैया, तो सीधी सीधी बात है, इसका फॉर्मूला लिखना हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को सीधा सीधा लिख सकते हो ऐसे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई टोटल डायमेंशन या ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये कहानी इसमें चलती है। तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी एंड लेंथ में क्या चेंजेस आया था, तो इसको लिखने का तरीका, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, आई थिंक इसको गामा से रिप्रेजेंट करना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेन को तो आप वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं एक सेकंड, इसको किससे रिप्रेजेंट करना है। अगर रिप्रेजेंटिंग का कोई काम होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही सिंपली डिस्कस कर लेंगे। चलो अच्छा, इसको डिस्कस करेंगे अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे भैया अल्फा से, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है डिवाइड बाई एल, टोटल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास में एल नॉट थी, अच्छा एल नॉट है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास में एल नॉट थी एंड चेंज इन लेंथ क्या है हमारे पास में डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट का। सिंपल वॉल्यूम स्ट्रेन के बाद उसके हिसाब में चले तो वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में क्या कर सकते हो, देखो वॉल्यूम के हिसाब से स्ट्रेन बताना हो तो वॉल्यूम के हिसाब से स्ट्रेन बताने का मतलब, जैसे किसी का वॉल्यूम कंप्रेस कर लो या फिर वॉल्यूम को स्ट्रेच कर लो। अब वॉल्यूम को कंप्रेस और स्ट्रेच कैसे कर सकते हो, तो जैसे आप एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारे में हवा भरो और उसके पानी के नीचे लेके जाओ। जब पानी के नीचे लेके जाओगे भैया तो उसका शेप जो होगा वो कम होते जाता है, ठीक है। शेप क्या होगा उसका, डिफॉर्म होगा, वो शेप कम होगा एंड जैसे ही बाहर लेके आओगे प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा उसको, तो उसका शेप क्या होगा, फिर से वापस रीगेन करेगा, तो स्ट्रेच भागेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी वॉल्यूम स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हो, मतलब उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करा के या फिर स्ट्रेच करा के, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको देखो, सपोज करो आपने कोई सब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, उसके वॉल्यूम में आपने चेंज करा है। जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम था v एंड आपने कोई फोर्स वगैरह इस पे अप्लाई करा है, ठीक है। फोर्स वगैरह अप्लाई करा एंड इसका शेप चेंज हो गया एंड इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब इसकी वॉल्यूम में चेंजिंग आ गई, ठीक है। एंड वॉल्यूम में चेंज आके डेल्टा v चेंजेस आया, ठीक है। वॉल्यूम में क्या चेंज आया, डेल्टा v का चेंज आया। तो लिखोगे जब वॉल्यूम स्ट्रेन को तो ऐसे लिखा जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या आया है, हमने उसको डिसाइड करा भैया कि हम उसको बोलेंगे डेल्टा वी, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा एंड ओरिजिनल वॉल्यूम उसका वी था एंड इसको रिप्रेजेंट गामा से करते हैं, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। एंड एक चीज और, जब आप यही चीज पॉइजन रेशियो में पढ़ने जाओगे, ठीक है, पॉइजन रेशियो, यंग मॉडुलस वगैरह उधर पढ़ोगे ना, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस वगैरह में तो यही चीज आपको नेगेटिव फॉर्म में भी देखने को मिलती है। जो आपने डेल्टा वी लिखा है, डेल्टा वी डिवाइड बाई डी वी, ये आपको उधर पे नेगेटिव फॉर्म में देखने को मिलती है। तो कंप्रेसिबिलिटी एंड सक्सेस भी मतलब उसके स्ट्रेचिंग फॉर्म की वजह से, उसके कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ये कभी कभी नेगेटिव फॉर्मेट में भी आंसर आता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है भैया वो कंप्रेस कराओगे तो वॉल्यूम कम होता है ना। तो उस हिसाब से इसको नेगेटिव भी उधर पे यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये पॉजिटिव तो होता ही है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन एक्चुअली में तो पॉजिटिव होना चाहिए था, बट उधर पे कैलकुलेशन सही हो और उस प्रॉपर्टी को, मतलब कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक ना आए, तो उधर पे जाके ये नेगेटिव में लिया जाता है।
तो उधर पे जब आएगा तो मैं बताऊँगा, फिलहाल इसका जो फ़ॉर्मूला होगा डेल्टा V डिवाइड बाय V, ठीक है? इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले स्ट्रेन के बारे में। चलो भैया आगे चलते हैं। चलो 2 स्ट्रेन और बचा है, फिर टॉपिक आपका खत्म। थर्ड है आपका शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है? शियरिंग स्ट्रेन एंड फोर्थ है आपका लैटरल स्ट्रेन, लैटेरनल स्ट्रेन। ये आपके पास में 4 टाइप के स्ट्रेन है, ठीक है? अब शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? तो पहली बात, शियरिंग स्ट्रेन का मतलब वही सरफेस जैसे टेंजेंट के हिसाब से आपको स्ट्रेन बताना पड़ेगा, ठीक है? टेंजेंट के हिसाब से मतलब सरफेस को टच करते हुए पैरेलली उसके निकल जाए, ठीक है? या फिर सरफेस जो जिसके हिसाब से टच करेगा वो परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, ठीक है? अब कैसे करेगा? तो सपोज आपके पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्ट भी है आपके पास में, नाम देते ABCD, ठीक है? आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने एक फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे आपने टेंजेंशियल एक फोर्स अप्लाई करा एंड ये ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पार्ट है वो डिफॉर्म होता है, ठीक है? इधर पे आपने एक फोर्स लगाया, ठीक? क्या करा आपने? इस साइड पे आपने एक फोर्स लगाया एंड ये ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा डिफॉर्म होता है एंड डिफॉर्म होके इस तरीके से शेप बनाता है। ये पार्ट इसका आगे मूव करता है। तो इस तरीके से दिखता है ये पार्ट, आगे मूव करके इस तरीके से, ठीक है? आपने इधर के साइड से इसके टेंजेंट्स के साइड से आपने फोर्स अप्लाई करा, ठीक है? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा एंड ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है? मतलब ये वाला पार्ट मूव करके इधर आता है, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही अब अच्छा चलो, हम क्या करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा भैया तो इधर पे एक एंगल बनाएगा, उसको नाम देते हैं थीटा, ठीक है? आपने फोर्स अप्लाई करा एक्सटर्नल फोर्स एंड स्ट्रेन निकालना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड शियरिंग स्ट्रेन के लिए आपको शियरिंग मतलब टेंजेंट पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज़ हमने एक फोर्स अप्लाई करा एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा मूव करा एंड इसकी हाइट लेते हैं h एंड जब ये मूव करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट सपोज़ करते हैं x डिस्टेंस आया है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आया होगा एंड जो भी इसकी हाइट होगी, वही कहलाती है शियरिंग स्ट्रेन। क्योंकि शियरिंग स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन द शेप एंड डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप, ठीक है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये फॉर्मूला होता है एंड शियरिंग स्ट्रेन को दिखाने का तरीका होता है थीटा से दिखाते हैं, ठीक है? तो लिखा जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इसकी डिस्टेंस कितनी थी, ओरिजिनल ओरिजिनल डिस्टेंस। अब इसका ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था भैया? तो ये तो देखो एक चीज़ इसमें जो फिक्स था वो h है। वो h अभी भी नहीं बदला है, पहले भी वो इतनी ही हाइट का था, इधर भी वो इतनी ही हाइट का है, इधर भी जाओगे तो भैया वो उतनी ही हाइट का है। तो h तो नहीं बदला है, मतलब ओरिजिनल शेप जो होगा उसका h होगा एंड इसके चेंज में लेंथ में जो भी डिस्टेंस वगैरह जो भी चेंजिंग आई है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह आई है, वो आपका ये x करके, ठीक है? तो ये लिखना हो तो आप लिखोगे x डिवाइड बाई h। एक तो तरीका ये है लिखने का। दूसरा आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस कर सकते हो। ये एक एंगल है, इसको आर्क लेंथ समझ लो, इसको रेडियस। तो ऐसे भी कर सकते हो आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो ये फॉर्मूला बनेगा चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है शियरिंग स्ट्रेन को। सिमिलर कहानी जब लैटरल स्ट्रेन की चलती है तो लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल लगभग सेम चलते हैं। सुनो, अब लैटरल में कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई करा, ठीक है? तो जब फोर्स अप्लाई करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी ऑब्जेक्ट है तो लेंथ लेंथ के हिसाब से बताना है, ठीक है? अब इसकी लेंथ थोड़ी-सी डिफ़ॉर्म हो गई। आपने इस पे फोर्स अप्लाई करा तो इसकी लेंथ डिफ़ॉर्म हो गई एंड डिफ़ॉर्म होके कुछ इस तरीके से दिखनी स्टार्ट हो गई। ये इस तरीके से, ठीक है? तो अगर इसका लेंथ सपोज़ करो L है, ठीक है? ये कहानी थी डेल्टा एल चेंजेस आया, तो ये कहानी थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कि अगर आपने किसी किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ वगैरह में चेंजिंग लेके आया भैया तो चेंज इन द लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कर लोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा।
सिमिलरली जब लैटरल स्ट्रेन की बात करते हो तो जब आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट जब लेंथ बढ़ेगा तो उसका डायमीटर कम होगा, उसका डिस्टेंस, उसकी मोटाई कम होती है। जब लेंथ बढ़ाओगे खींच के वो चीज़ पतली हो जाती है। तो जितना भी उसके डायमीटर में चेंज आएगा, ये भी जो डायमीटर भी है उसका, तो उसके डायमीटर में जो भी चेंज आएगा, सपोज पहले डायमीटर रहा होगा d एंड चेंज इन द डायमीटर लिखते हैं डेल्टा d, ठीक है? तो डायमीटर में जो चेंज आएगा एंड जो पहले डायमीटर था, तो वही कहने का मतलब कि लैटरल स्ट्रेन में क्या करते हैं, लैटरल स्ट्रेन के अंदर जब वो लेंथ को खींचते हैं ना, तो उसकी मोटाई कम हो जाती है, तो उसके डायमीटर में जो चेंज आता है एंड ओरिजिनल डायमीटर जो होता है, उसको बोला जाता है लैटरल स्ट्रेन, ठीक है? यही फ़र्क होता है लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल स्ट्रेन के केस में। एंड इसका फॉर्मूला लिखना हो तो सीधा-सीधा इसको लिखेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं लैटरल स्ट्रेन को, ठीक है? तो बीटा इज़ इक्वल्स टू चेंज इन द डायमीटर, चेंज इन डायमीटर, ठीक है? एंड डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर ये होता है। एंड चेंज इन डायमीटर का मतलब हो गया कि आपको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हो, देखो बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हो भैया, तो बीटा इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर, हमने डेल्टा डी लिखा है एंड डिवाइड बाय डी। एंड एक चीज और, इसका डायमीटर कम होता है, पहले से इसका डायमीटर कम होता है, इसके शेप में कमी आती है, ठीक है? तो शेप में कमी आने की वजह से इसको नेगेटिव फॉर्म के साथ में लिखा जाता है, तो माइनस डेल्टा डी बाई डी आता है इसका फॉर्मूला लैटरल स्ट्रेन का, ठीक है? तो ये कहानी थी आपके स्ट्रेन एंड स्ट्रेस की कि कितने टाइप का स्ट्रेन स्ट्रेस होता है एंड कैसे-कैसे काम करता है, ठीक? तो आपकी स्ट्रेन एंड स्ट्रेस की कहानी खत्म होती है यहीं पे, ठीक है? एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह-वगैरह उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करना है, ठीक है? तो आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।